नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवघर जिलाध्यक्ष श्री सचिन स्वानी ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर आगमन को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कल यानी कि 5 दिसंबर को जेपी नड्डा देवघर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 6 दिसंबर को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और साथ ही नेताओं संग संवाद करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा का यहां झारखंड दौरा जो है, इसकी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। देवघर आएंगे जेपी नड्डा। बताते चले कि नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। बताते चले 6 दिसंबर को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, वहीं नेताओं संग संवाद भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देवघर जिलाध्यक्ष श्री सचिन रवानी ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर आगमन को लेकर शहर में तमाम तैयारियां चल रही हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। इसी के साथ 6 दिसंबर को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो वहाँ के जो हमारे दुकानदार भाई साहब हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभी जो संघ के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसका भी हम लोग प्रति उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का काम करेंगे। तो इस तरह से उसके बाद फिर वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ से जलपान के बाद ठीक कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, कार्यालय आएंगे। कार्यालय का उनका विधिवत उद्घाटन होगा और उद्घाटन के बाद सीधे कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे, जहां से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है ठीक कार्यालय के बगल मैदान में। वहां पर वह संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन देंगे और इस तरह से कार्यक्रम में काफी उत्साहित है। सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे शहर में झंडा लग रहा है, पूरा तोरण द्वार लग रहा है, होर्डिंग लग रहा है। तो इस तरह से एक जोश, एक ऊर्जा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि आगामी सत्र महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। आपको जानकारी दे दें, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन यहां पर किया जाना है। सीएम हेमंत सोरेन बैठक में हिस्सा भी ले चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, आगामी सत्र महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। बताते चले, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। इसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहां पर शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी सत्र महत्वपूर्ण होना है, इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। देखिए, सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि सष्टम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है, सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है कल होगा। रांची में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झारखंड सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि सोरेन सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव के दौरान सरकार ने प्रति क्विंटल 3200 की दर से धान खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। धान की फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण किसान संकट में है।
वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार केवल और केवल बयानबाजी की सरकार है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले साल भी किस तरीके से हेमंत जी ने वादा किया था कि 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, पर इन्होंने धान कितने में खरीदा? 2400 रुपए क्विंटल। और अभी भी वो स्थिति बन करके रह चुकी है कि अब धान कट करके तैयार है, पर धान किसके हाथ से चढ़ता है? धान चढ़ता है बिचौलियों के हाथ से। और सरकार मतलब किसानों से धान तक नहीं खरीद पा रही है। किसानों को सुविधा देने जो दूर की बात है, ये किसानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करने वाली सरकार है। और इससे ये साबित होता है कि ये सरकार किसान विरोधी, किसान के उत्थान को नहीं करने वाली सरकार है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कृषि मंत्री है, उन्होंने क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का उत्थान करेंगे, किसानों के लिए अच्छे काम करेंगे। पर मैं पूछना चाहती हूँ शिल्पी नेहा तिर्की जी से कि आप किसानों के धान को तो नहीं खरीद पा रहे, बेचारे किसान बिचौलिए तक को जाने के लिए मजबूर है, बिचौलिए के हाथ में अपने धान को बेच रहे हैं। तो ये बिचौलिए आते कहाँ हैं? आप क्या इस पे कार्रवाई करेंगे या फिर किसानों को उनका हक दिलाएंगे या फिर बयानबाजी तक सीमित रहेंगे? इसका जवाब शिल्पी नेहा तिर्की जी और हेमंत जी दे दें। झारखंड में चलाया जा रहा आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम आम लोगों की उम्मीदों को नई ऊंचाइयां दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद तिर्की ने इस पहल की प्रशंसा की। कहा कि यह कार्यक्रम गरीबों और वंचितों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। सरकार के निर्देश पर लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तिर्की ने यह भी बताया कि हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य हर सरकारी योजना को धरातल तक पहुंचाने का है। तो सरना चैनल के माध्यम को मैं धन्यवाद दूंगा और इस सरना चैनल के माध्यम से हमारे राज्य के, झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ आबादी वाले आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी जाति को मैं और धर्मों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की जो सरकार वर्तमान में झारखंड में चल रहा है, वो सरकार ने 21 नवंबर से 15 नवंबर तक, 15 दिसंबर तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रमों के माध्यम से भिन्न भिन्न पंचायत में जो योजना, जो जन कल्याणकारी योजना का गांव तक, टोला तक, एकदम सुदूर एरिया में योजना नहीं पहुंच पाता है। रांची में जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। जहां सफल अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचकर खुशी से झूम उठे। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के प्रयास और निष्पक्ष जांच के कारण उन्हें न्याय मिला है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कहा कि हमारा भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रयास आपकी ईमानदार भावनाओं को समझा और सरकार के द्वारा आप लोगों के प्रति संवेदनाएं देखते हुए बहुत गंभीरता के साथ इसमें गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा और जेल के सलाखों में भी डाला। कुछ एक लोग भागे हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो भी पकड़ में आएंगे और थोड़ा सा व्यवस्था वही, कार पर डाली वही, थोड़ी सी गंदगी, धूल मिट्टी ज्यादा जमा हुआ रहा है पहले से। अब उन सबको धीरे धीरे हम लोग साफ कर रहे हैं। आप लोग विश्वास रखिए, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगा हर चुनौती में और हर आपके, और शायद कोडरमा में रहने वाला 36 साल का व्यक्ति पिछले 1 साल से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।
जीभ में कैंसर के लक्षण पाए जाने के बाद वह इलाज के लिए मुंबई गया, जहां इलाज के दौरान उसकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। इलाज जारी रखने के लिए व्यक्ति के परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई, फिर भी उपचार पूरा नहीं हो सका। तभी यह मामला जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम तक पहुंचा। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को संज्ञान लेने को कहा। मामले की गंभीरता कहीं न कहीं बढ़ती नजर आई। अस्पताल के सर्जन को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत अब्दुल रज्जाक कैंसर हॉस्पिटल के खाते में 4,95,000 की राशि भेज दी गई, ताकि कैंसर की पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो सके। कोडरमा में रहने वाले 36 साल के व्यक्ति जो पिछले 1 साल से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, आपको जानकारी दे दें, जीभ में कैंसर के लक्षण देखने को मिले, जिसके बाद इलाज के लिए उसे मुंबई पहुंचाया गया। इसी बीच अब आपको ये भी बता दें, जेएमएम जिलाध्यक्ष के सहयोग से यहां इलाज जो है वो होता नजर आया है। कैंसर पीड़ित को मिला सीएम रोग योजना का लाभ। 4,95,000 की राशि भेजने के बाद कैंसर की पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो सका। बताते चले, मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत अब्दुल रज्जाक कैंसर हॉस्पिटल के खाते में 4,95,000 की राशि भेजी गई थी। देखिए, हमारे क्षेत्र के ये लोग हैं, रियाज नाम है इनका और इनकी पत्नी है। हमको मालूम चला कि लंबे समय से इनको कैंसर हो गया है और इस इलाज के दरमियान जो है इन्होंने अपना जमीन और कुछ प्रॉपर्टी था जो बेच चुके हैं। तो हमको मालूम था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक असाध्य रोग योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को देने का काम कर रही है जो इस तरह के पीड़ित हैं, जैसे कैंसर हो गया, आपका हार्ट का पेशेंट हो, वैसे लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। मैंने आकर के इनको बताया कि ऐसा सब है, तो इससे संबंधित जो भी कागज लगता है मैंने ब्लॉक से डीसी ऑफिस से बनाने का काम किया। बनाने के बाद हम लगा कि इसको पास कराने में समय लग सकता है। तुरंत हम डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, उनको बताएं। जब उनको बताएं तो उन्होंने तुरंत सीएस को फोन किया। फोन करने के दरमियान क्या हमको लगता कि विदिन 1 हफ्ता के अंदर में इनको इसका लाभ मिल गया है और अब ये अच्छे से इलाज करा पाएंगे और पहले की तरह ये फिर से फिट होकर के हमारे साथ घुल मिलकर अच्छे से रहेंगे और अपना परिवार का देखभाल भी करेंगे। धनबाद के कोयला नगर में आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि देश में 82% लोग डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल 31% ही इससे जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी रखते हैं। भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में 3रे स्थान पर होगा। इसके लिए जनता को जागरूक रहने की विशेष जरूरत है। जी, जैसा मैंने बताया अपने संबोधन में कि भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक कहते हैं, फुल सर्विस सेंट्रल बैंक। तो दुनिया भर में हर देश में अमूमन केंद्रीय बैंक हैं। तो अनोखा रिजर्व बैंक इस मामले में है कि वो जितने बुनियादी कार्य है, जैसे मौद्रिक प्रबंधन, नोट का प्रबंधन, महंगाई का नियंत्रण, बैंकर्स के बैंक के रूप में कार्य करना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, और कुल मिलाकर इन सब का उद्देश्य होता है कि देश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो, सुदृढ़ हो, रेजिलिएंट इकोनॉमी जिसको कहते हैं, और ग्रोइंग इकोनॉमी। विकास की दर आप जानते हैं कि पूरी वैश्विक संस्थाएं जो हैं भारत के विकास की दर को अभी वैश्विक जो धूमिल वातावरण है उसमें एक सितारे की तरह चमकता हुआ बता रही है, क्योंकि वैश्विक वृद्धि दर से हमारी वृद्धि दर दुगनी से भी ज्यादा है। अर्थव्यवस्था के तौर पे जीडीपी के पैमाने पे 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अनुमान है कि 2027 तक 2 सालों में हम 3रे नंबर पे जाएंगे। लेकिन बाकी देश जो हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें वित्तीय साक्षरता का प्रतिशत 50-60% से भी अधिक है। कुछ आंकड़े मैंने अभी दिए, कहीं 57% है, कहीं 66 है, कहीं 67-68 है। हमारे यहाँ एक अनुमान के हिसाब से ये 30% से कम है अभी। तो अगर ये वित्तीय साक्षरता लोगों को न सिर्फ वित्तीय रूप से साक्षर करती है, सशक्त करती है कि वो अपने हित में, अपने परिवेश के हित में सर्वश्रेष्ठ आर्थिक जो निर्णय है ले सकें। उपायुक्त आदित्य रंजन और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद के बलियापुर अंचल के बैलगाड़िया टाउनशिप में पुलिस के नए टाउन आउट पोस्ट का उद्घाटन किया है।
आपको बता दें, एसएसपी ने बताया कि टीओपी शुरू होने से अब क्षेत्र के लोगों को पुलिस के कामकाज के लिए 10 किलोमीटर दूर बलियापुर थाना नहीं जाना पड़ेगा। यहां 24 घंटे पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। टाउनशिप में पुलिस के नए टीओपी का उद्घाटन यहां पर होता नजर आया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने यहां पर उद्घाटन किया। टीओपी में 24 घंटे अब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। बताते चलें कि इस बात की जानकारी खुद एसएसपी ने दी है कि टीओपी शुरू होने से अब क्षेत्र के लोगों को पुलिस के कामकाज के लिए 10 किलोमीटर दूर बलियापुर थाना नहीं जाना पड़ेगा। यहां हर समय, हर वक्त, हर पल पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज जो बेलगड़िया टाउनशिप है, इसमें बलियापुर थाना अंतर्गत बेलगड़िया टीओपी का उद्घाटन डीसी साहब के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जैसा आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ परिवार रह रही हैं, तो उनके लिए जो पुलिस की सुविधा हो, उनके पास हो, उनके नजदीक हो, उसी कड़ी में आज इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर तत्काल 2 पुलिस पदाधिकारी और 8 पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है जो यहीं रहेंगे। उनका आवास भी आप जो टीओपी है उसके ऊपर वाले महले पे लोग रहेंगे, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में काम होगा टीओपी का। और यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको पुलिस से संबंधित कोई भी काम होगा तो बलियापुर थाना जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ आएंगे। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो थाने में दी जाती है। और यहाँ के पदाधिकारी का दायित्व रहेगा कि जो भी यहाँ के लोगों की समस्या हो पुलिस से संबंधित, उसका जो विधि सम्मत कार्रवाई हो वो लोग करें। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बेलगड़िया में आज टीओपी का उद्घाटन हुआ एसएसपी साहब के यहाँ, तो हमारे यहाँ तो, और भारत सरकार का और राज्य सरकार का मंशा है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और लगातार किसी भी तरह की कोई घटना हो तो इनको, क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो जितने भी संस्था हैं सरकार के, थाना है, पंचायत भवन है, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी है, वो सब संस्था इसी टाउनशिप में ही होगा। और जब संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है हम लोग इसको नगर पालिका भी घोषित करेंगे। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये आज संस्था का उद्घाटन हुआ ताकि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ऐसे गाड़ी बुक करके और पैदल दूर तक न जाना पड़े कि भाई हमको बलियापुर थाना जाना पड़ रहा है, हमको पलानी पंचायत भवन जाना पड़ रहा है। ये सब इनकी जो दूर जाकर समस्या सॉल्व होने वाली थी वो सब यहीं स्थानीय स्तर पर सॉल्व है। खबर कोडरमा से है। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज ने चंद्रवती मेमोरियल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मकसद ये है कि बच्चों का जो सिलेबस पूर्ण हो गया है उसका एक रिवीजन हर स्कूल में अच्छे से हो, और जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, जैसा हम लोगों ने जो एग्ज़ाम नवंबर माह में भी लिया था और SA1 एग्जामिनेशन अक्टूबर में भी हुआ है, तो उसमें जो भी बच्चे 45%, 50% से नीचे रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लग करके उनको किस तरीके से इम्प्रूव कराया जा सके, इस पे पूरा फोकस है। शिक्षकों के साथ भी हम लोगों ने एक डिटेल में प्लानिंग वर्क किया है और सबको टारगेट यही दिया है कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनकी प्लानिंग अच्छे से हो और अगले 2 माह में हर हफ्ते वीकली एग्जाम लेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, जो भी टफ क्वेश्चंस हैं उनको पहले टैकल करेंगे, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको वर्कआउट करेंगे। टारगेट ये है कि इस बार हमारे जिले से, मतलब मैं बोलूँगी 100% हम लोग पास परसेंटेज दें और अच्छी परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ें। धनबाद के कोयला खदानों से लगातार जहरीली गैस का रिसीव स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने धनबाद रांची मार्ग जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई सालों से कोयला खदान से निकल रही जहरीली गैस से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें, जहरीली गैस के रिसाव से यहां पर कई जानें गई हैं। बताते चले, बीसीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा भी जो है वो यहां पर देखने को मिला। धनबाद के कोयला खदानों से लगातार जहरीली गैस का रिसाव स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हजारों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रबंधन समस्या से समाधान की दिशा में कोई भी ठोस कदम यहां उठता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम तस्वीरों में, वीडियोज में यहां पर
लोग चक्का जाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से कोयला खदान से निकल रही जहरीली गैस से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से अचानक बढ़ाए गए टोल टैक्स के विरोध में ऑटो चालकों ने सड़क जाम कर दिया। जाम लगते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालकों का कहना है कि नगर परिषद ने ई रिक्शा के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपए से बढ़ाकर सीधा 67 रुपए कर दिया है, जो उनकी आमदनी और क्षमता के विपरीत है। जो है हम लोग को मनमानी टूल टैक्स लिया जा रहा है, जो कि हम लोग को टूल टैक्स के साथ साथ जो है गाली गलौज मायबन सब लेके करता है वो। ऊपर से अगर एक दिन अगर कभी बाकी रह जाता है तो उसके दूसरे दिन भी लेता है। अगर वो बोलते आके देंगे तो वो कहता है कि नहीं अभी दो, नहीं तो पूरा माय बहन के गले के गाली देता है वो। और इसी के मनमानी के चलते जो है जो हम लोग रोड को जो है मोहनपुर में जाम किए हुए हैं। और हम लोग जितने भी जो कि हम लोग को बरहरवा में 30 रुपया लगता है, राजमहल में 30 रुपया लगता है, गोड्डा में 20 रुपया लगता है, दुमका में 30 रुपया लगता है, जबकि पाकुड़ में सबसे ज्यादा जो है टूल टैक्स लिया जा रहा है हम लोग छोटा वाला गाड़ी से, क्योंकि हम लोग को 30 रुपया जो है हम लोग देने के लिए सक्षम है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हम लोग जैसे पता चला कि मतलब मोहनपुर मोड़ में रोड जाम किया गया, तो थाना परिवार के द्वारा आदेशानुसार हम लोग आए। आज जब पता चला कि नहीं वहाँ जो नगर पालिका में कुछ टोटो वाला या ऑटो वाला से या पार्किंग वाला से ज़्यादा फाइन काटा जा रहा है, इसलिए मुद्दा को लेके जो है लोग रोड जाम किया। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया ग्राम में किसान के खलिहान में भीषण आग लग गई, जिससे रखा धान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि इसकी जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। हमारे खलिहान में हम लोग धान ला के रखे थे खेत से, और हम लोगों को पता कल चला कि हमारे ही गोतिया में बगल में भाई लगेंगे, वो टॉयलेट करने के लिए निकला था, तो देखा कि पूरा आग रात में वही 11:15 बजे लगभग, तो वही देखा तो हम लोगों को खबर दिया, तो आए हम लोग दौड़ के। तो आग इतना तेज़ी से जल रहा था कि हम लोग को बुझाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ कि कैसे बुझाएं। तो फिर फायर ब्रिगेड को हम लोग कॉल किए, फायर ब्रिगेड आया। उसके बाद हम लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने उसको आग को लगभग 1-1.25 घंटा में उसको बुताया गया। और हम लोग का खलिहान में जितना सारा भी धान था वह सब जल के राख हो गया। कितना लगभग गया होगा? लगभग वही हम लोग 6-6.5 बीघा है। 7 बीघा 7 बीघा लगभग 2 जन का है हम लोगों का। 7 बीघा। क्या नाम? मेरा रामदेव यादव हुआ, ग्राम डुमरिया। क्या घटना हुआ आपका? वही आग लग गया तो दौड़ के आए हम लोग, वही देख रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? क्या नुकसान हमको कम से 40-45 के लगभग है, 50 के लगभग भी हो सकता है। खमार में बिना रख लिए यानी के अभी एक लगा दिल के सामने के पार दिन सगर रही है, रात घर चल गई। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।